हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रोड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बुक किसने लिखी है? सो इट वॉज रिटन बाय जीन जैक्स रूसो। नेक्स्ट इज व्हेन वॉज द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फाउंडेड। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? सो इट वॉज फाउंडेड इन 1898। इसे बेलारूस के मिन्स्क में फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट इज ग्रेट डिप्रेशन 1929 से लेकर 1939 तक ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था। इट वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। नेक्स्ट इज हु वर कुलक्स। कुलक्स कौन थे? सो ये एक रशियन टर्म है। रशिया में जो कुछ वेल्दी पीजेंट्स थे, स्टालिन का मानना था कि कुलक्स जो है वो ग्रेन को होल्ड करके रख रहे हैं, उसको जमा करके रख रहे हैं बाद में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बाद में 1928 में इनको रेड भी किया गया और मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग ये क्लास एनिमी थे पुअरर सेक्शन के, क्लास एनिमी ऑफ पुअरर पीजेंट्स। सो आंसर आप लिखेंगे कुलक्स। इट इज़ अ रशियन टर्म फॉर wealthy peasants who Stalin believed were hoarding grains to gain more profit. Next is which of the following countries does not share land border with India. इंडिया के साथ कौन इनमें से बॉर्डर शेयर नहीं करता है? श्रीलंका। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय खादर। खादर ये जो न्यूली फॉर्म्ड प्लेन्स हैं अलूवियल डिपॉजिट्स के अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द रिवर, उन्हें हम बोलते हैं खादर। सो खादर बेल्ट इज न्यूली फॉर्म्ड plains due to alluvial deposits along the course of the river. Next is which of the following is a man made lake. इनमें से कौन मैन मेड लेक है? सांबर डल, गोबिंद सागर। ये सतलज रिवर के ऊपर एक वाटर रिजर्वॉयर है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज द लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर टू एज। जैसे इंडिया है, तीनों साइड जिसके सी हो उसे हम बोलते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप। नेक्स्ट इज व्हाट इज ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ईस्टर्न मोस्ट पूछा है तो ये होगा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जितनी भी पावर है वो सब एक पर्सन के पास होती है और उस पर्सन को हम बोलते हैं डिक्टेटर। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट wherein all the power of the nation is vested in a single person known as dictator. Next is before contesting elections in China, whose approval does a candidate need to have. चाइना में चुनाव लड़ने से पहले कैंडिडेट को किसके अप्रूवल की ज़रूरत होती है? द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की। नेक्स्ट इज अ नेशन इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन इज कॉल्ड। एक नेशन जिसमें जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड पर्सन होता है, इलेक्शन के थ्रू आता है, उसे हम बोलते हैं रिपब्लिक नेशन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेंबर्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा था उसमें कितने मेंबर्स थे? 299। नेक्स्ट इज हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे? महात्मा गांधी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स इज नॉट अ वर्किंग कैपिटल। इनमें से कौन वर्किंग कैपिटल का एक इनपुट नहीं है?
मनी है, रॉ मटेरियल भी है, मशीन नहीं है, ये है फिक्स्ड कैपिटल। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज डेयरी फार्मिंग इंक्लूडेड। डेयरी फार्मिंग आती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, फार्मिंग एक्टिविटी का ये पार्ट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सर्विस सेक्टर में इनमें से कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी? टूरिज्म। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जब साल के कुछ मंथ्स में जो पर्सन है उसके पास काम नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पर जो लेबर की डिमांड है वो कम होती है यूजुअल से, उस पीरियड को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन पीपल आर नॉट able to find a job during some months of the year when the demand of labor is lower than usual. नेक्स्ट नाउ ये स्टेटमेंट असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट असर्शन है फार्मर्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर। ट्रू स्टेटमेंट है एंड इट इज़ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। यही रीज़न है क्योंकि सिस्टम ऑफ इरीगेशन डेवलप हो गया है कि इंडियन फार्मर्स एक साल में 3 क्रॉप्स तक भी उगा सकते हैं, 3 डिफरेंट क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की, तो इसमें करेक्ट होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट असर्शन इज रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रशिया एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है, ट्रू स्टेटमेंट है। रीज़न इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये भी ट्रू है। इंडिया एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है जो गिवन है। सो दोनों ट्रू है बट आर रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इंडिया 7th है इसलिए रशिया फर्स्ट है, ये नहीं है। सो इसमें करेक्ट होगा बी ऑप्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय घेटोज एंड होलोकॉस्ट। घेटोज और होलोकॉस्ट से आप क्या समझते हैं? सो घेटोज ये वो जगह थी, एरियाज थे जहाँ पर ज्यूज़ रहते थे। एरियाज वेयर ज्यूज़ लिव, ये नाजी जर्मनी के टाइम की बात है, लिव्ड वर नोन एज घेटोज। ये एनक्लोज्ड सेपरेटेड एरियाज थे। और होलोकॉस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो जेनोसाइड हुआ था, जिसमें ज्यूज़ को मार दिया गया था नाजी जर्मनी के टाइम पर, उसको कहते हैं होलोकॉस्ट। दी एट्रोसिटीज़ एंड सफरिंग्स दैट द ज्यूज़ endured during Nazi killing operations is known as Holocaust. नेक्स्ट इज राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ द हिमालयाज़। हिमालयाज़ के कोई 3 फीचर्स आपको लिखने हैं। सो हिमालयाज़ ये जियोलॉजिकली बहुत यंग है, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पर है। सो हिमालयाज़ दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच्ड ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। देन ये वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं, इधर इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र डायरेक्शन। देन ये बहुत लॉफ्टीएस्ट एंड मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स है ऑफ द वर्ल्ड। रगेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। इनमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस, जिसमें जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसे हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज़ या हिमाद्री।
मिडिल में जो है मिडिल हिमालयाज़ या हिमाचल, और सबसे साउथ में ये है शिवालिक, सदर्न मोस्ट रेंज शिवालिक। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया इज कॉल्ड अ सेक्युलर कंट्री, जस्टिफाई। इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो इंडिया में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं है। इट हैज़ नो स्टेट रिलीजन। देन जो गवर्नमेंट है वो ना किसी रिलीजन को एनकरेज करती है, ना ही डिस्करेज करती है। द गवर्नमेंट नाइदर encourage nor discourage any religion। लोगों के पास फ्रीडम है, किसी भी रिलीजन को वो चूज़ कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। पीपल आर फ्री टू चूज़ एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। और गवर्नमेंट सभी रिलीजन के, सभी धर्मों के लोगों को इक्वली ट्रीट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट्स पीपल ऑफ ऑल रिलीजन इक्वली। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ रूरल पीपल। गाँव के लोगों की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है फार्मिंग, खेती करना। देन इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी फार्मिंग, डेयरी ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एंड एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज हु वॉज लेनिन। लेनिन कौन थे एंड व्हाट वॉज अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस क्या थी? सो लेनिन एक रशियन रेवोल्यूशनरी लीडर थे, रशियन रेवोल्यूशनरी लीडर। और अप्रैल थीसिस में 3 डिमांड्स उन्होंने रखी थी। सबसे पहले तो कहा था कि जो वॉर है उसको ख़त्म किया जाए। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर इन अप्रैल थीसिस देयर वर 3 डिमांड्स। लेनिन हैड 3 demands in April thesis. Number 1, the war be brought to an end. जो लैंड है उसको पीजेंट्स को ट्रांसफ़र किया जाए, लैंड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। और बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए, बैंक्स हैड टू बी nationalized. Okay, next is what is the difference between Himalayan and peninsular rivers। हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या डिफरेंसेस हैं? तो एक तो नाम से ही पता लग रहा है, हिमालयन रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती है, ये पेनिनसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयन रेंजेस, Himalayas, and these originate from peninsular plateau। उसके बाद एक मेजर डिफरेंस है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं ये पेरेनियल होती है, पूरे साल इनमें पानी रहता है, क्योंकि इनको पानी आइस और रेन दोनों से मिलता है। दीज आर पेरेनियल सिंस दे आर फेड बाय बोथ रेन एंड आइस। जो हिमालय पे जो बर्फ़ है वो पिघलती है, उनसे भी इनको पानी मिलता है, और बीच में जो बारिश होती है उससे भी। देन ये सीजनल होती है, दीज आर सीजनल सिंस दे आर फेड ओनली फ्रॉम रेन। देन ये पेनिनसुलर रिवर के कंपैरिजन में हिमालयन रिवर लॉन्गर होती है और लार्जर होती है, लार्जर एंड लॉन्गर दैन पेनिनसुलर रिवर्स। और ये कंपैरेटिवली शॉर्टर होती है और स्मॉलर होती है, पानी कम होता है इनमें, स्मॉलर एंड डिस्टेंस भी कम कवर करती है, शॉर्टर।
ये बिग डेल्टाज बनाती है, फॉर्म बिग डेल्टाज। इनमें स्मॉल डेल्टाज बनते हैं और कुछ रिवर्स एस्चुरीज बनाती हैं, फॉर्म स्मॉल डेल्टाज एंड सम फॉर्म एस्चुरीज। देन एक और अगर लिखना हो तो इनका फ्लड प्लेन बहुत लार्जर है पेनिनसुलर रिवर्स के कंपैरिजन में, इनका स्मॉलर, या फिर कैचमेंट एरिया आप लिख सकते हैं। रिवर जो बेसिन है, दे हैव लार्ज बेसिन्स एंड catchment areas, and they have smaller basins and catchment areas. Okay, next is what is the role of education in human capital formation? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का क्या रोल है? एजुकेशन ह्यूमन बींग्स की, वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है, उन्हें ज़्यादा स्किलफुल बनाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्किल्ड जॉब अभी वो करेंगे, ज़्यादा सैलरी उनको मिलेगी, इससे जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज़ होगी। ये नेशनल डेवलपमेंट में, नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक जो कंट्रीब्यूशन है वो एजुकेटेड लोग ज़्यादा देंगे कंपेयर टू इलिटरेट वन। सो फर्स्टली एजुकेशन increase the efficiency of the workers. Then education bears fruit in terms of good job and salary. Then it enhances the national income and it education encourages economic development of the nation. Then education improves productivity and prosperity and also improves enriched life experience. ओके, नेक्स्ट 3 मार्क का ही क्वेश्चन है, कोई भी 3 आप लिख देंगे। नेक्स्ट इज हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? पालमपुर में स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के प्रसार से किस तरीके से फार्मर्स को हेल्प मिली? सबसे पहले तो इरिगेशन का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया। अभी इरिगेशन ईजी हो गया, पहले वो पर्शियन व्हील से किया जाता था, अभी उसको ट्यूबवेल्स ने रिप्लेस कर दिया। सो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड the system of irrigation TION. Now electricity is used. Now the Persian wheels are being replaced by tube wheels. नंबर 1, 3 मार्क का है, 3 ही पॉइंट्स लिखते हैं। सेकेंड, जो लोग हैं अभी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से स्मॉल बिजनेसेस को रन करने लगे, जैसे कि जो शुगर केन क्रशिंग मशीन थी वो उसको चलाना भी आसान हो गया। सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो यूज्ड टू रन स्मॉल स्केल बिजनेसेस। पोल्यूशन कम हो गया, अभी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिला। या फिर आप लिख सकते हैं कि बहुत सारे जो डोमेस्टिक वर्क हैं उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाने लगा। फॉर एग्जांपल रनिंग फैंस या फिर लाइटनिंग के लिए फैंस एंड लाइटनिंग ट्यूब लाइट्स। ओके, लाइफ कंफर्टेबल हो गई एक तरीके से। नेक्स्ट इज रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक पैराग्राफ गिवन है, रीड करना है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स इट हेल्प टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर।
Lakes can also be used for developing hydel power. They moderate the climate of the surroundings. Water from the river is a basic natural resource essential for various human activities. Therefore, the river banks have attracted settlers from ancient times. Using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance. The growing domestic, municipal, industrial, and agricultural demand for water from rivers naturally affect the quality of water. Okay. First is blank is a basic natural resource. Water is a basic natural resource. Water from the river is a basic natural resource. So, water. Next is what are the uses of rivers? Rivers के क्या uses हैं? So, the rivers are used for irrigation, navigation and hydropower generation. Second question का आंसर. What are the uses of lakes? Lakes के क्या uses हैं? So, एक तो ये ग्रेट वाले ये रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ रिवर को, नंबर 1. देन प्रिवेंट करती है फ्लडिंग को. ड्राई सीजन में क्योंकि इनमें पानी भरा रहता है तो ये फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करती है और इनको यूज़ किया जा सकता है फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर. ये मॉडरेट करती है आसपास के सराउंडिंग के क्लाइमेट को. 4 पॉइंट्स है, चारों आप लिख देंगे थर्ड के आंसर में. नेक्स्ट इज विच फैक्टर अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर? कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर को? द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर. डी का आंसर. नेक्स्ट एक और पैराग्राफ है. ये ज्योग्राफी से था, अभी ये सिविक्स से है. द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स called the Constituent Assembly. Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. Okay, first is what is Constitution? इसका आंसर नहीं है इसमें. Constitution क्या है? ये एक बुक है जो डिफाइन करती है, जिसमें कुछ रिटर्न रूल्स होते हैं. So, Constitution is defined as the set of written rules that are accepted by all the people या फिर accepted by citizens of the country of that country जिसका वो Constitution है. Okay. नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉल्ड द इट वाज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नेक्स्ट, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? इम्प्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में. एंड व्हेन वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एवरी ईयर ऑन जनवरी 26. नेक्स्ट फिर एक और पैराग्राफ है. There were two friends and living in the same village, Semapur. Sakal was a 12-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores. His father Bhuta Chaudhary worked in an agricultural field. Sakal looked after his younger brother Jitu and sister Situ. His uncle Sham had passed matriculation examination but was sitting idle in the house. He had no job. Bhutta and Sheila were eager to teach Shakal. Okay. First is what was Sakal's village name? Sakal के गांव का नाम क्या था? It was Semapur. Next is what was Sham's qualification? Sham की क्या qualification थी? He had passed matriculation examination. Sakal also blanked his brother and sister. Sakal used to look after. टेक केयर करना, उनकी देखभाल करना. हिज ब्रदर एंड सिस्टर. सकल पेरेंट्स वांटेड टू टीच हिम. वो उसे पढ़ाना चाहते थे. नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड? सेम पीस ऑफ लैंड में पर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं? सो 2 वेज जो एनसीईआरटी में गिवन है. फर्स्ट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है और 2 ही इसमें पॉइंट्स हैं, दोनों को आप एक्सप्लेन करेंगे.
मल्टीपल क्रॉपिंग एंड अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मल्टीपल क्रॉपिंग में एक साल में ही हम एक से ज़्यादा 2 या 3 क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल आप दे देंगे, जैसे तमिलनाडु में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। रेनी सीजन खरीफ में वहाँ पर ज्वार और बाजरा उगाया जाता है जो एक कैटल फीड है। उसके बाद पोटैटो अक्टूबर दिसंबर में, और जनवरी में रबी के टाइम पर वीट उगाया जाता है। सो ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देंगे। एंड देन जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट करके भी हम मशीनरी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर, एक पीस ऑफ लैंड पर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें HYV सीड्स भी मेंशन करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करके। नेक्स्ट इज व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय बॉल्शेविक्स इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद बॉल्शेविक्स ने क्या क्या मेन चेंजेस वो लेकर आए। सबसे पहले तो बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया गया। बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड। जो लैंड है उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। अभी पीजेंट्स को राइट दे दिया गया, वो जो लैंड थी उसको सीज कर सकते थे नॉबिलिटी से। अलाउड पीजेंट्स मतलब जो किसान है, जो एक्चुअली में उस पर खेती कर रहे थे, जबकि वो जो लैंड थी वो नॉबिलिटी की थी। अलाउड पीजेंट्स टू सीज लैंड फ्रॉम नॉबिलिटी। अर्बन एरियाज़ में, शहरों में जो हाउसेस थे उनको पार्टीशन कर दिया गया फैमिली रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ही बड़ा घर उनको मिलेगा। हाउसेस वर इन अर्बन एरियाज हाउसेस वर पार्टीशनड अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। जो पुराने टाइटल्स थे उनको अबॉलिश कर दिया गया। ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स वर अबॉलिश्ड, वर बैंड, और आर्मी की यूनिफॉर्म को चेंज किया गया। नंबर 6, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइंड फॉर आर्मी एंड ऑफिशियल्स। ओके, कोई भी 5 आप लिख देंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में डिफरेंस हम इससे पहले भी कर चुके हैं, 5 ही थे। नेक्स्ट, वाई डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को क्यों हम प्रेफर करते हैं बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, जैसे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है। तो यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी के फ़ायदे बताने हैं बेसिकली। सबसे पहले तो जो डेमोक्रेसी है वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। इट इम्प्रूव्स, क्योंकि डिसीजन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, जिन्होंने इलेक्शन के थ्रू उनको चूज़ करके भेजा है, वही डिसीजन लेते हैं। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो उन्हें सिटीजन्स की, पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेने होते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम वो उनको वोट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये इक्वालिटी प्रमोट करती है अमंग सिटीजन्स। प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। ये इसमें एक जो मेथड है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, वो ज़्यादा रिलायबल है। रिलायबल मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट, ये अलाउ करती है देयर इज़ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। देन इसमें जो गवर्नमेंट है, कहा जाता है कि दैट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। इट इज़ लोगों की सरकार है, पीपल्स ओन गवर्नमेंट। इसमें जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है। गवर्नमेंट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल
एंड अकाउंटेबल। काउंटेबल सभी जो वीकर सेक्शंस हैं, वुमेन हैं, सभी को इक्वल स्टेटस इंश्योर करती है। इक्वालिटी हम लिख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टू शो द फॉलोइंग इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में शो करना है चिल्का लेक, गंगा रिवर, द काराकोरम माउंटेन रेंजेस। सो फर्स्ट चिल्का लेक, ये है उड़ीसा में चिल्का लेक। देन गंगा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होगी, गंगा। देन काराकोरम रेंजेस, ये यहाँ कश्मीर में है, काराकोरम रेंज। माउंटेन रेंजेस, ओके। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में कंट्रीज, ओके, यहाँ पर ही मेंशन है ए और बी। सो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, कनाडा है ऊपर। देन बी, ये है फ्रांस, स्पेन, ऊपर फ्रांस, ओके। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 9th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।